अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं तौसीक हैदर और लेकर आया हूं आपके लिए एक नया एपिसोड नरिश्मा का। आप सभी को मालूम है कि नरिश्मा की कैंपेन में आप सब भी हमारे साथ शामिल हैं, लेकिन हम हर एपिसोड में आपकी मुलाकात एक ऐसे माहिर से करवाते हैं कि न सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, मेडिकल स्टूडेंट्स, LHWs, नर्सेज हमारा शो देखते हैं और हमें फॉलो करते हैं इस कैंपेन को, बल्कि आम पाकिस्तानी भी इससे इस्तेफादा करते हैं, हमसे राबता करते हैं, सवाल पूछते हैं और नरिश्मा की टीम को बहुत अच्छा लगता है। हमारा फेसबुक पेज है नरिश्मा के नाम से, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए और आप उस पेज पे जाके बहुत सी ऐसी मालूमात हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए एज अ मेडिकल प्रोफेशनल बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से भी आपको उसमें बहुत सा कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी फैमिली के आने वाले बच्चों की सेहत और ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। आज मेरा साथ दे रही हैं डॉक्टर अजीज़ुन्निसा अब्बासी, जो कि प्रेसिडेंट हैं SOGP की, यानी कि सोसाइटी ऑफ ऑब्स एंड गायनी पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा तजुर्बा है पाकिस्तान में माँ बच्चे की सेहत के हवाले से, और जो हामला ख़वातीन जिन मसाइल का शिकार होती हैं उनका हल क्या है, इस पे डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर अजीज़ुन्निसा अब्बासी का एक उनकी बहुत मजबूत आवाज़ है और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी इनसे मशावरत की जाती है। डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। नरिश्मा का साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि हम बोलें कि औरतों की ये जो पाकिस्तान में अमवात हैं और जो एनीमिया है और खून की कमी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे इससे बात की जाए। सबसे पहले तो मैं SOGP के बारे में आपको बताऊं कि ये तकरीबन हमारा 4000 से ज़्यादा लाइफ मेंबर्स हैं SOGP में। पाकिस्तान के पूरे गायनेकोलॉजिस्ट ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड हैं और हमारे पास 31 चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो हम जितना भी कैंपेन या करते हैं प्रोग्राम्स, और उन थ्रू इन चैप्टर्स के हम करते हैं। और ये जो मैं मुबारकबाद दूंगी न्यूट्रिशनल इंटरनेशनल को ये नरिश्मा का प्रोग्राम शुरू करने के लिए, और आई एम श्योर कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जाएगा और इससे पब्लिक अवेयरनेस होगी। और ये जो शरामवात बहुत ज़्यादा है औरतों की मरने की पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में सारी दुनिया से ज़्यादा है, तो उसमें कुछ कमी बेहतरी आएगी सिंपल तरीके से। डॉक्टर साहबा, जब हम एक हामला औरत की बात करते हैं, वो बहुत ही वाइटल अहम 9 महीने, उसके अंदर ऐसे क्या मसाइल होते हैं, क्यों एनीमिया का जिक्र बार बार आता है, ऐसा क्या मसला है? ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि ये मेनली जो है ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है आयरन की। मतलब खुराक ऑप्टिमम नहीं है जितनी होनी चाहिए प्रेग्नेंट औरत की, और जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती है उसकी मेन वजूहत ये है, एक तो ये न्यूट्रिशनल पॉवर्टी और वो है, इसमें आपको आयरन डेफिशिएंसी मोस्टली उन लोगों में होती हैं जो गोश्त नहीं खाते, अंडे नहीं खाते। तो प्रेगनेंसी में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, क्योंकि आयरन जो है ना वो मोस्टली अंडे और गोश्त में पाया जाता है, जो आपके वेजिटेबल्स में है वो कुक करने से लॉस हो जाता है, वो आपको ज़्यादा नहीं मिलता। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिपीटेड प्रेगनेंसीज, वक्फा नहीं है बीच में, एक बच्चा अभी पैदा होता है तो दूसरा आ जाता है, क्योंकि जो बच्चा है ना इसको कहते हैं कि ये पैरासाइट होता है। पैरासाइट मीन के जैसे ये पेट के कीड़े होते हैं, वो माँ से अपनी पूरी खुराक ले लेता है लेकिन माँ कमज़ोर होती जाती है। बच्चा कभी एनेमिक नहीं होगा, एनेमिक मदर का, वो माँ से पूरा ले लेगा आयरन। तो वो अगर आपका आयरन पूरा नहीं है, औरतों में सप्लीमेंट्स नहीं मिलते, हर औरत को प्रेगनेंसी में 1 टैबलेट रोज़ाना खामखा लेनी चाहिए आयरन की और कैल्शियम की। वो यूजुअली नहीं लेती हैं औरतें, और अफोर्ड भी नहीं कर सकते, या प्रॉपर कैंपेन नहीं होती कि आपने लाजमी लेने। सिमिलरली एडिशनल डाइट, जैसे मैं अपने हर मरीज़ को कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में आप 1 टैबलेट आयरन ज़रूर खाओ, 1 टैबलेट कैल्शियम रोज़ाना खाओ, और साथ आप 1 अंडा और 1 बॉइल्ड एग और 1 गिलास दूध जरूर पिएं। चाहे प्रेगनेंसी नॉर्मल भी जारी है, नॉर्मल भी हो फिर भी ये एडिशनल चाहिए। एक आम तासुर ये है कि अच्छा कोई मसला होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई मसला होगा तो एडिशनल खुराक लेंगे।
नहीं, ऐसे नहीं है। एंटीनेटल चेकअप का ये होता है ना कि एंटीनेटल प्रॉपर जो होता है ना, एक प्रॉपर जगह पे पेशेंट जाके अपने आप को बुक कर देती हैं, एंटीनेटल कार्ड बन जाता है, बेस लाइन सारे टेस्ट हो जाते हैं, फिर हम उनको मंथली बुलाते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मोर फ्रीक्वेंटली फोर्टनाइटली या वीकली बुलाते हैं पेशेंट को। लेकिन 9 महीने में 9 चेकअप ज़रूर होने चाहिए। उसको कहते हैं कि ये बेस्ट जो एंटीनेटल केयर है वो ज़रूरी है। चाहे कोई हेल्थ का मसला नहीं है तब बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी एंटीनेटल चेकअप्स 9 मंथ्स में 9 ज़रूर होने चाहिए विजिट्स टू एनी हेल्थ फैसिलिटी, अच्छी जगह पे। और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो टर्शरी लेवल और गायनेकोलॉजिस्ट और उनकी तरफ रेफ़र कर देते हैं पेशेंट्स को। लेकिन रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। सिमिलरली आप जो एनीमिया और वो मसला होता है शुगर वगैरह का, अगर 3 दफ़ा 9 महीने में ज़रूर हीमोग्लोबिन चेक होना चाहिए, ब्लड चेक, एक फर्स्ट बुकिंग विजिट पे, एक जो है ना 5वें महीने पे, और एक लास्ट 8वें महीने पे, ताकि हमें पहले से पता चले कि इसका एनीमिया हो रहा है, इसको करेक्ट करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कल जब मेरी आपसे टेलीफोन पे बात हो रही थी तो आप जिक्र कर रही थी कि जो पाकिस्तान के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी का रेशो है, यानी हमल के दौरान या ज़चगी के दौरान माँओं का इस दुनिया से चले जाना, वो दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में, उसकी कुछ तफसील बताइए। उसमें यह है ना कि अभी जो 2022 अप्रैल में एक पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे आया है, उसमें जो शरह अमवात है औरतों की वो 176 पर 100,000 है। 1 लाख में 176 औरतें मरती हैं उनमें पाकिस्तान में। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में इवन ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें भी टॉप पे है मैटरनल मोर्टेलिटी में। इसको मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं ना, जो औरतें प्रेगनेंसी में या ज़चगी के दौरान या उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन जो मरती हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी MMR उसको कहते हैं। पाकिस्तान का MMR बहुत हाई है। हालांकि ये बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका हमसे ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ हैं, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया है उस पर। तो हम लोगों को ये जो न्यूट्रिशनल वो है इसमें डेफिशिएंसीज़ हैं या रिपीटेड प्रेगनेंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली साइज़ हमारा बड़ा होता है पेशेंट्स का, लैक्टेशन में भी आपका आयरन और वो कंज्यूम होती हैं। तो ये मेनली जो नंबर 1 काज है मैटरनल डेथ्स का, जो ज़चगी के दौरान मरती हैं, वो ब्लीडिंग का हो जाना, हेमरेज हो जाती है, खून छूट जाता है डिलीवरी के बाद। और अभी जो नई रिसर्च आई है उसमें कहते हैं अगर पेशेंट एनेमिक हो तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं BPH होने के या ब्लीडिंग होने के आफ्टर डिलीवरी। अनीमिया है क्या? एनीमिया जो है ना, एनीमिया खून की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, यानी कि खून की कमी। HB जो है ना, ये कॉमन मिथ है कि HB हीमोग्लोबिन 10-11 से कम नहीं होना चाहिए जब पेशेंट जो है ना डिलीवरी के लिए तैयार हो। ठीक है। तो हमारे मरीजों का एवरेज 9, 8, 7 इससे ज़्यादा नहीं होता। और जिस इलाके में मैं एबटाबाद से बिलोंग करती हूँ, एबटाबाद में 80% है प्रेगनेंसी में एनीमिया रेट। तो इसकी तशखीस बर वक्त बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। और अगर एनीमिया आपको बार बार आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं ब्लड का, और अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो फिर उसको पहले से ट्रीट करना चाहिए। तो इसमें ख़तरा माँ को तो है ही, लेकिन आने वाली जो ज़िंदगी है, जो आने वाला बच्चा है, बच्ची है, उसको भी ख़तरा है। अगर माँ की न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होगी ना तो बच्चा भी स्मॉल पैदा होते हैं, ठीक है। उनमें भी उसको पेरीनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं, जो बच्चे मरते हैं प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग डिलीवरी और 1 वीक, उसको पेरीनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं। पेरीनेटल मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो ये जो मैटरनल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, ये भी एक कॉज हो सकता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी को इंक्रीज करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त हम इस चैनल पे और नरिश्मा के प्लेटफॉर्म पे आपसे ज़रूर चाहेंगे कि आपके जो फ्रेटर्निटी है, आपकी जो बरादरी है, नर्सें हैं, LHWs हैं, डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेबर रूम का स्टाफ है, न्यूट्रिशनिस्ट, उनको आप आज के मौके पे क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद इन ख़वातीन की और इनकी फैमिलीज़ की होती हैं जो कि कम पढ़ी लिखी होती हैं, उनको शायद ये बातें समझ में भी नहीं आती। तो आपकी बरादरी क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकती हैं?
हमारी बरादरी बहुत कुछ कर सकती है और हम लोगों ने अभी जब मैंने ओथ लिया था एज प्रेसिडेंट SGP तो हमने पहले ही मेरा जो एड्रेस था प्रेसिडेंशियल उसमें मैंने कहा था कि हम वॉर फुटिंग पे काम करेंगे टू प्रिवेंट दिस MMR मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए। उसमें यह है कि हमें कोई हाई फाई फंडिंग और उसकी ज़रूरत नहीं होती। हमने अपने जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो दाइयाँ हैं उनको थोड़ा बहुत ट्रेन करने के हाउ टू गिव फर्स्ट एड टू एन ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। अगर आपकी डिलीवरी में कोई ब्लीडिंग हो जाए या कोई और मसला हो तो आपने फ़ौरन क्या करना है, जितना आपका ये चाहिए। इसके लिए हम रेगुलर अभी हमने शुरू कर दिए हैं, वर्कशॉप शुरू कर दिए हैं पेरिफेरी पे, क्योंकि हमारी ज़्यादातर अमवात जो है ना वो बाहर से आती हैं, बड़े शहरों में इतनी नहीं है। 80% डेथ्स जो है ना वो रूरल एरियाज से हैं, गाँव में और इस तरह। वहाँ से ज़ाहिर है ट्रैवल करना और वहाँ से फ़र्स्ट एड प्रॉपर होती नहीं है, प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है बर्थ अटेंडेंट्स जो हैं। तो उस पे हम लोग अभी काम शुरू किया है और मैंने अभी रिसेंटली एक बटग्राम में किया वर्कशॉप। वहाँ पे हमने तकरीबन 200 नर्सेज और मिडवाइफ्स को बुलाया था, LHWs को जो गांव घर घर जाती हैं। उनको हमने यही सिखाया कि आप इनको कहो कि कम से कम 1-2 चेकअप्स हॉस्पिटल में हो जाया करें ताकि इनके टेस्ट वगैरह हो जाए, स्पेशली ये HB हो जाए, हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाए, ताकि पता चले कि एनीमिक है तो टाइम पे उसको ट्रीट किया जाए। और दूसरा हमने कहा हर एक को ये हमें कहना चाहिए, ये प्रेगनेंसी में एंटीनेटल क्लासेस होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, सारी औरतों को जमा किया और उनको आपने क्लासेस देते हैं कि भाई आप क्या खाएं, सप्लीमेंट कैसे लें। तो हमारा हर हेल्थ वर्कर ज़रूर इस बात पे बात करे, जैसे न्यूट्रिशन पे बात करे कि प्रेग्नेंट औरत को क्या खाना चाहिए, क्या एडिशनल लेना चाहिए, और ज़्यादातर स्ट्रेस वो दें सप्लीमेंट्स पे, आयरन सप्लीमेंट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट वो लाजमी लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं सरकार। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, अगर नहीं भी मिलते तो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते कि एंड में आपको ब्लड लगाना पड़े। फिर आपको आयरन, IV आयरन अभी आया हुआ है, एक नया आया, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वो IV आयरन अगर एक डोज दे दे ना 100 मिलीलीटर ड्रिप में डाल के तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है, वो 2 से 3 ग्राम हीमोग्लोबिन ज़्यादा कर देता है। तो अभी मैं ये सोच रही थी कि चूँकि हमारी 9वें महीने में बहुत ज़्यादा एनेमिक पेशेंट पॉपुलेशन आ रही होती है, तो अगर हम 5वें 6ठे महीने में एक टीका उनको लगा दें, लेकिन पता है कि वो गोलियाँ ज़्यादातर नहीं खाते लोग, कंप्लाइंस अच्छी नहीं होती, एक टैबलेट खाई 2 खाई फिर छोड़ दिया। तो अगर हम इनको IV आयरन लगा दें तो वो फिर हमारा ये जो है ना कि जब वो डिलीवरी में आएंगी या उसमें तो उस वक्त उसका हीमोग्लोबिन पूरा होगा। तो ये चीज़ जो है ना हर हेल्थ वर्कर को। और दूसरा ये है कि फैमिली प्लानिंग और बर्थ स्पेसिंग पे ज़रूर बात करें, क्योंकि अभी पहले रिप्लेनिशमेंट नहीं होती तो दूसरी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो वो बर्थ स्पेसिंग हर पेशेंट को कि कम से कम 2 साल का एक बच्चे और दूसरे में वक्फा होना चाहिए, 2 years मिनिमम, ताकि वो जो स्टोर्स हैं वो सारे रिप्लेनिश हों, आपकी बॉडी ठीक हो, तो फिर जाके नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो इन चीज़ों पे बोलना बहुत ज़रूरी है, आयरन सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन एंड बर्थ स्पेसिंग। और फिर अगर हो सके तो हम अपना फैमिली साइज़ ज़रा कम करें, क्योंकि एवरेज फैमिली साइज़ जो है ना 7-8 से कम नहीं है, स्पेशली वो पॉपुलेशन जो पुअर है और इलिटरेट है उनमें ज़्यादा है, तो उन्हीं में ये प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं। तो ये मेरा पैगाम है इनके लिए, सबके लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने मुख्तसर वक्त में और इतने आसान ज़बान में, इतने आसान अल्फाज में सारी बात हमें समझाई। बहुत बहुत शुक्रिया, और नरिश्मा का साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमने MOU साइन किया हुआ इनके साथ, न्यूट्रिशनल इंटरनेशनल SGP का, तो हम इस पे हमेशा बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया इधर। जी बिल्कुल, फिर भी ज़रूरत हुई तो आई एम देयर। बिल्कुल जी, हमें पता है, यू आर जस्ट 1 कॉल अवे। प्रोग्राम के अख्ताम पे हम आपको लेकर चलेंगे नरिश्मा के पैगाम की जानिब, जो कि एक मौसीकी की सूरत में, एक जिंगल की सूरत में, कुछ शायरी की सूरत में, म्यूज़िक की सूरत में है, कि शायद मेरी और डॉक्टर साहबा की बातें अगर आपको मुश्किल लगी हों तो इस अंदाज में आपको आसान लगेंगी। जिंदगी की है ज़मानत, माओ के दम से ही दम है, माँ हो सारी तवाना, इनका हक है हमारा अज़्म है। जिंदगी की है ज़मानत,
और ग़िज़ा की सबसे पहले बात करें हम।